गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार पुनः हम लोग चार्ली चैपलिन यानी हम सब इस पाठ को लेकर के उपस्थित हैं। इस पाठ के जो रचनाकार हैं, लेखक का नाम है विष्णु खरे। और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सी दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो उनकी फिल्मों को यानी चार्ली की फिल्मों को एक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए, एक विषय प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती हैं। तो पहली घटना कि माता जी ने सूली पे जो ईसा मसीह के सूली पे चढ़ने का वर्णन किया, और जो दूसरी घटना वह कसाई खाने से भेड़ का भाग जाना और किस प्रकार भेड़िया जो कसाई है किस प्रकार उसके पीछे हंसते गिरते जाता है और लास्ट में भेड़ पकड़ी जाती है और उसको मार दिया जाता है या क्या होता है, इसका वर्णन की ये दोनों घटनाएं उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। आइए अब हम इसके बाद का जो अंश है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता चलता है। अब जो है इस अंश में हम पढ़ेंगे कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र यानी भारतीय फिल्में या भारतीय कला और जो है पाश्चात्य कला में क्या, पाश्चात्य कला मतलब पाश्चात्य कला की बात नहीं करें, हम चार्ली की कला की बात कर रहे हैं, इनके अभिनय की बात करें तो इन दोनों में क्या अंतर है। हमारे वहाँ भी हास्य अभिनेता हैं, हमारे यहाँ भी इस तरह के हंसोड़ व्यक्तित्व है, लेकिन हमारे यहाँ के व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व में क्या अंतर है। तो लेखक बताते हैं कि भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता चलता है। जो हमारे जो भारतीय यानी जो भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र यानी जो कला है, चाहे वो साहित्य की कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे रचना कला हो, कोई भी कला हो, कोई भी कौशल हो, तो उसमें जो रस सिद्धांत को माना जाता है। रस मतलब आनंद। हिंदी में 9 रस, अभी तो 11 रस की अवधारणा हिंदी साहित्य में 11 रस पहले जो है महत्वपूर्ण रूप से 9 रस माने जाते थे, अभी जो है उनको वर्गीकरण और बढ़ा करके 11 रस में इसको शामिल कर लिया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर माना जाता है। लेखक बताते हैं कि जो भी कला होती है, कला अपने आप में ही अप्रतिम होती है, कला अपने आप में ही सौंदर्यजनक होती है। चाहे कोई भी कला हो, चाहे आप कविता लेखन की ही कला देख लीजिए, चाहे आप चित्रकला देख लीजिए, चाहे आप मूर्ति कला देख, कोई भी जो भी कला होती है वो अपने आप में सुंदर होती है। और जब कला के साथ रस की भी निष्पत्ति होने लगे, रस भी आने लगे, तो वह सबसे श्रेष्ठ कला माना जाता है। ऐसी कला जो जिसमें रस की भी निष्पत्ति हो वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो जैसे हमने बताया 9 रस हैं, तो उसमें कई रसों जब देखते हैं कि कोई कला, सपोज मान लीजिए मूर्ति कला है, तो उस मूर्ति कला में या आप देखिए कि जो रचनाशीलता है, जो भी कविता लिखते हैं या चित्र बनाते हैं, जो भी कला होगी, अगर उसमें रस भी दिखाई देगा, रस की भी उत्पत्ति देखने को मिलेगी, तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शांत रस हो गया, भक्ति विषयक रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, तो कोई रस कोई भी हो, लेकिन जब किसी कला के साथ, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कला को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है निसंदेह। कला के साथ अगर कोई भी कला हो, कोई भी कला के साथ अगर उसमें रस की निष्पत्ति होती तो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप किसी मूर्ति को देखते हैं, तो किसी मूर्ति को देख करके ऐसा लगता है कि मूर्ति जो है वो रो रही है या करुणा, किसी चित्र को आप चित्र से समझ लीजिए, जब आप किसी चित्र को देखते हैं कि ऐसा दिखाया जाता है कि एक बालिका है पढ़ने जाने के लिए इच्छुक, इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हमने देखा, एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, उसका आधा सिरा एक तरफ उसको चोटी कर दिया गया है, गाँव की एक बाला बना दिया है, और एक तरफ दूसरी छोटी बच्ची जो स्कूल गोइंग है उसका ड्रेस पहना के, तो आधे भाग में स्कूल गोइंग लड़की का है और आधा भाग जो है वह जो है एक लड़की को हाथ में चूड़ी पहना दिया गया। मतलब ये बता रहा है कि यह एक सांकेतिक चित्र है, इसमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार समाज विडंबना को दर्शाया गया कि आज समाज में
लड़कियों को जहाँ स्कूल भेजना चाहिए वहाँ छोटी आयु में बालिकाओं की शादी कर देते। तो इसको बताने के लिए चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। कई ऐसे चित्र देखते हैं जिसको देख करके आपको अचानक से हंसी आ जाती, तो हास्य का उसमें हास्य रस का गुण होता है। कई ऐसे चित्र होते हैं कि जिसमें आपके मन में भक्ति का भाव आने लगता है, तो भक्ति विषय गुण होते हैं। शांत रस होता है, तो कई रस ऐसे, हास्य रस हो गया, श्रृंगार रस, आप देखते होंगे कई ऐसी मूर्तियां हैं, स्पेशली जो पुरातात्विक जितने भी पुराने समय की जो भी मूर्तियां हैं, उस मूर्तियों में आप साक्षी के स्तूप को देख लीजिए, वहां पे जो कई ऐसी मूर्तियां हैं पाई गई हैं जो सौंदर्य शास्त्र का अप्रतिम उदाहरण के रूप में जानी जाती हैं। तो ऐसे समय में उन मूर्तियों को देख करके, उन चित्रों को देख करके श्रृंगार का होना, हास्य का होना, यानी हास्य माने रस का होना बहुत ही श्रेयस्कर माना जाता है, योग्य माना जाता है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं। लेखक भी इस बात से स्वीकार करते हैं कि जीवन में हर्ष मतलब आनंद और हास्य रस यानी विषाद यानी शोक, इन दोनों, शोक यानी करुणा, इन दोनों का आना जाना स्वाभाविक है। जीवन में हंसी भी होती है, दुख भी होता है और हास्य भी होता है, करुणा भी होता है, विषाद भी होता है। यह दोनों साथ साथ जीवन में चलते रहते हैं। यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है। हर कला में इस बात, ये सभी जानते हैं, हर संस्कृति, चाहे कहीं की भी संस्कृति हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति हो चाहे पाश्चात्य संस्कृति, हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं, पूर्णतः नहीं तो अंशतः स्वीकार करते हैं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीवन में सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा, हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसा रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपरा में नहीं है। क्या है कि करुणा का हास्य में, हमारी संस्कृति में शोक है, करुण रस है, लेकिन करुण रस के साथ साथ हास्य रस एक साथ नहीं देखने को मिलेगा। करुण रस भी है, हास्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है, और श्रृंगार में संयोग श्रृंगार भी है, वियोग श्रृंगार भी है, लेकिन दोनों का एक साथ सामंजस्य जो है देखने को नहीं मिलता। अगर आपको संयोग मिलेगा तो वियोग नहीं मिलेगा, उस समय जब आपको संयोग मिलेगा तो उस समय वियोग श्रृंगार नहीं मिलेगा, और जब वियोग श्रृंगार मिलेगा तो संयोग नहीं मिलेगा। करुणा मिलेगी तो हास्य नहीं मिलेगा, हास्य मिलेगा तो करुणा नहीं मिलेगा। इन दोनों का एक साथ सामंजस्य भारतीय संस्कृति में या भारतीय कला में, भारतीय अभिनय कला में तो कदापि देखने को नहीं मिलता, या साहित्य में देखने को नहीं मिलता। भारतीय परंपरा में इसका वर्णन नहीं है। पहले ही बता दिया ना कि जो भारतीय संस्कृति है वो क्या, भारतीय जो साहित्य है, भारतीय जो फिल्म जगत है, भारतीय जो कला है, वो क्या स्वीकार करती है, करुणा है तो हास्य की आवश्यकता नहीं, अगर हास्य है तो करुणा की आवश्यकता नहीं, दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। और अगर हम यदाकथ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हास्य करुणा नहीं मिलती है, लेकिन किस आधार पर, ये आगे आप पढ़िए। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य हैं वह दूसरों पर हैं। चार्ली का जो अभिनय है, चार्ली का जो हास्य है और जो भारतीय परंपरा का हास्य, दोनों में अंतर है। जो बताते हैं कि यदा कदा आपको हास्य देखने को रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, लेकिन यह जो हास्य है वह क्या है, वह दूसरों पर हंसने की परंपरा है। लेकिन चार्ली का जो अभिनय है, अभिनय सिद्धांत, कला सिद्धांत, ये पूर्णतः इससे अलग है। चार्ली का अभिनय क्या कहता है कि आप जो है दूसरे के ऊपर मत हंसिए, आप अपने अंदर वो शक्ति, वो कुवत लाइए, सामर्थ्य लाइए कि आप अपने ऊपर हंस सके, अपनी कमियों पर भी आप हंस सके। तो ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। हर व्यक्ति दूसरे पे तो हंस देता है, दूसरे पर हंसने के लिए ठहाका लगा देता है, लेकिन अपने ऊपर हंसने का सामर्थ्य लोगों के अंदर नहीं होता है। तो बताते हैं कि जो रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है, रामायण में भी देखने को हास्य अदा करा मिलता है, और महाभारत में भी हास्य देखने को मिलता है, लेकिन वह क्या है, दूसरों पर। जब द्रौपदी एक बार कहती हैं कि अंधे के अंधे होते हैं, तो वह बात चुभती है, तो उस समय सब जितने लोग रहते हैं सभी लोग हंस देते हैं, तो हास्य होता है, लेकिन जिसके लिए यह कहती है उसको अंदर से क्षोभ, गुस्सा भी होता है। तो दुर्योधन को यह बात बहुत ही गुस्सा लगती है, बहुत ही क्रोध आता है उस समय। तो यह दोनों बातें
उस समय होता है, लेकिन ये क्या है, दूसरे द्रौपदी क्या है, दुर्योधन पर हंसती हैं। उसके साथ साथ उनके अपने जो पिताजी, दुर्योधन के पिताजी रहते हैं, दुर्योधन के पिताजी का मजाक उड़ाती हैं। तो ये तो एक छोटी सी घटना हमने बताई, ऐसे अनेकों घटनाएं आपको महाभारत पढ़िए वहां मिलेगी आपको। जैसे आप उस स्थान पे देखिए जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, उस समय पूरी प्रजा हंस रही होती है। द्रौपदी जो है हाथ, द्रौपदी और जो उनके पांडव, जो उनके पति रहते हैं, वो लोग हाथ जोड़ करके रोते रहते हैं। तो इस प्रकार करुणा है, हास्य है, लेकिन क्या है, दूसरों को दुख में डाल करके, पर संताप, दूसरे के दुख से, ईर्ष्या से प्रेरित होकर के ये हंसी है। लेकिन चार्ली का जो हास्य है, चार्ली का जो अभिनय है, चार्ली का जो कला है, वो स्वतः पर हंसने की शक्ति जो है हमारे अंदर बनाता है, या अपने अभिनय के द्वारा हमें प्रेरित करता है कि स्वतः के ऊपर हंसने का प्रयास कीजिए। तो जो भी महाभारत और रामायण में देखने को मिलता है वो दूसरे के दुख को देख करके हंसने वाला है, विषय है। पर संताप, दूसरे के कष्ट को देख करके प्रेरित होकर के हंसने वाली हंसी है। जो करुणा है, और कहीं कहीं जो करुणा जो मिलती है वह कुछ अक्सर सद व्यक्तियों के लिए है। जो करुणा भी हमें देखने को मिलती है, तो क्या मिलती है कि करुणा भी, लोगों की करुणा की भावना किसके लिए आती है, दूसरों के लिए आती है। जो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, चाहे वो रामायण में देख लीजिए, चाहे महाभारत में, चाहे और किसी भी लेख में, साहित्य में, जो भी आप कहानी पढ़ते हैं तो कैरेक्टर देखिए, फिल्म देखते हैं तो उसमें कैरेक्टर देखते हैं तो आप देखते होंगे कि सिंपैथी किसके प्रति आती है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके प्रति सहानुभूति आती है, उनके प्रति करुणा, अरे देखो इसके साथ कितना शोषण हो रहा है, तो उसके प्रति करुणा का भाव जो है वह जागृत होता है। तो हास्य क्या है, दूसरे को दुख को देख करके हंसने की परंपरा है। और जो करुणा भी है, तो करुणा अच्छे व्यक्ति को देख करके करुणा का भाव देखने को मिलता है। और कभी कभी यदा कदा देखने को मिलता है कि दुष्ट व्यक्ति को भी देख करके लोगों को के मन में करुणा का भाव जागृत होता है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है, वह विदूषक मतलब वही हास्य कलाकार, हास्य कलाकार। तो जो नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। लेखक बताते हैं कि चार्ली का जो अभिनय है, चार्ली की जो कला है वो पूर्णतः अलग है। उसको इतने आसानी से, सहजता से समझा नहीं जा सकता, उसके लिए एक अलग प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है। संस्कृत साहित्य में भी आप देख सकते हैं, संस्कृत साहित्य में भी विदूषक होते हैं। संस्कृत साहित्य में भी बहुत सी रचनाएं हैं जहाँ पे देखने को मिलता है कि नाटक है, उसमें देखने को मिलता है कि जो विदूषक होता है वो राजा के, वहाँ के जो सामंतगण और कर्मचारी उनके साथ कुछ मजाक इत्यादि करता है और हंसी का एक माहौल होता है। लेकिन वहाँ भी हास्य और करुणा का परंपरा नहीं है। चाहे वो हिंदी साहित्य को ले लीजिए, चाहे वह आप संस्कृत साहित्य को ले लीजिए, हास्य और करुणा की परंपरा एक साथ देखने को नहीं मिलती है। अपने ऊपर हंसने और दूसरे में भी वैसा ही मादा मतलब शक्ति, ताकत, आप स्वतः अपने आप पे हंसिए और दूसरों के अंदर भी वह भावना भरिए कि वह भी अपने ऊपर हंस सके। जब हर व्यक्ति अपने ऊपर हंसना सीख लेगा तो कभी आप दूसरे के ऊपर हंसेंगे ही नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे कि हमसे जब ऐसी गलती हो सकती है तो वो भी इंसान है, उससे भी ऐसी गलती हो सकती है। तो स्वतः पर हंसने की शक्ति और साथ में दूसरे के ऊपर हंसने की शक्ति जो है, यह प्रेरित करने की क्षमता सभी कलाकार के अंदर नहीं होती है। मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम नजर आती है। कहते भारतीय जो भी हास्य कलाकार हैं उनमें ऐसा देखने को कम मिलता है कि वह अपने ऊपर हंसे। अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है कि वह दूसरे के ऊपर ज्यादा हंसते हैं और अपने ऊपर कम हंसते हैं। तो बहुत ही, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं है, लेकिन नाम मात्र है, बहुत ही कम है। लेकिन चार्ली का जो व्यक्तित्व है, चार्ली के अपने आप को हर 10वें सेकंड मुसीबत में डालते हैं, पुनः अपने आप को उस समस्या से निकाल लेते हैं। कब उनके अंदर अभिमान से उनका जो है दिल पूरी तरह से फूले नहीं समाता और कब उनका फुस से उनका जो गुब्बारे की जो हवा किस प्रकार निकल जाती है, यह उनके पूरे जो अभिनय में साफ साफ झलकता रहता है। मतलब अपने ऊपर हंसना, अपने जो अभिमान पर हंसना। तो यह जो अभिनय है यह चार्ली के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, चार्ली के अभिनय में देखने को मिलता है, और कहीं नहीं देखने को मिलता या बहुत कम देखने को मिलता है।
इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही, भारत जनमानस पर उनसे जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। कहते हैं कि यही कारण है कि यह जो सौंदर्य शास्त्र है, चैपलिन का जो सौंदर्य शास्त्र है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र से पूर्णतः भिन्न है। इसमें इनका जो सौंदर्य शास्त्र है वह हास्य करुणा का एक साथ सामंजस्य है। हंसी के साथ करुणा, करुणा के साथ हंसी एक साथ साथ चलते रहते हैं। और दूसरी बात यह कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिलती है कि यह अपने ऊपर हंसने की शक्ति बताते हैं कि अपने ऊपर आप हंसना सीखिए, दूसरों के पर संताप, दूसरे के दुख को देख करके, दूसरे के को तकलीफ में देख करके ईर्ष्या और दूसरे को सुख को देख करके जलने वाली भावना से प्रेरित होकर के ऐसा हास्य या ऐसा करुणा नहीं। तो इस प्रकार जो है इनके चार्ली के सौंदर्य शास्त्र को देख करके भारतीय जनमानस भी प्रभावित होता रहा है, उसके हृदय पर भी इसकी छाप पड़ती रही है। तो चार्ली के सौंदर्य शास्त्र का भारतीय सिनेमा पर, भारतीय लोगों पर इसका पूरी तरह से प्रभाव होता रहा है और आगे वाले दिनों में भी इसका प्रभाव पड़ता रहेगा और लोग इससे प्रभावित होते रहेंगे। और इसका अभी भी बहुत मूल्यांकन, चार्ली के व्यक्तित्व का, चार्ली के फिल्मों का, चार्ली के अभिनय का अभी भी बहुत कुछ मूल्यांकन होना बाकी है। भी बहुत चीजें बात जो वो छिपी हैं, वो उनको उभारना, रहस्य का उद्घाटन करना भी बाकी है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा, करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगा, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन मतलब तथ्य, जो यह तथ्य है कि उनकी जो फिल्में हैं, उनकी फिल्मों में किस प्रकार दिखाता है कि एक छोटी घटना किस प्रकार वो अपने आप को कब करुणाजनक स्थिति में लाते हैं, फिर कैसे वो अपने आप को हास्य वाली सिचुएशन में ले, या कैसे अपने ऊपर वो स्वतः हंसते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है इस तथ्य को स्वीकार कर पाना भारतीयों के हजम करने वाली चीज नहीं है। हम अपने ऊपर हंसे तो ये क्या है, तो नाक कटने वाली जैसी बात हो गई ना। यह हमारी सोच है। इसी सोच को बदलने की बात कहते हैं कि इस फिनोमेना को, इस तथ्य को स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। इस बात को मानना थोड़ा कठिन है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने ऊपर हंस सकता है। हमारे अंदर वो सोच कभी होती ही नहीं है। तो इसी सौंदर्य शास्त्र को, इसी चार्ली के अभिनय को बहुत कुछ अभी देखा जाना बाकी है। तो इस प्रकार बताते हैं कि यह जो सिद्धांत है, यह जो पारंपरिक सिद्धांत है, इससे अपरिचित भारतीय लोग, जनमानस जो पूरी तरह से अपरिचित है। करुणा हास्य को एक साथ तो पहली बात सोच ही नहीं सकते, और दूसरी बात यह दूसरे के ऊपर हंसना तो जानते हैं लेकिन अपने ऊपर हंसना नहीं जानते हैं। तो इस तथ्य को स्वीकार कर पाना उनके लिए उसी प्रकार है जैसे बत्तख जो होता है वो पानी को स्वीकार करता है, पानी पर चलता है। इस बार बत्तख पानी को अपने पानी पर चल के स्वीकार करता है, उसी प्रकार जो है भारतीय जनमानस उनके इस तथ्य को, हास्य के साथ करुणा भी होता है, करुणा के साथ हास्य भी होता है, इस तथ्य को स्वीकार कर पाना उनके लिए उसी प्रकार से है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं। और एक दूसरी बात कि इस विदेशी कला को हम स्वीकार करें और उतनी ही सहजता से स्वीकार करें तो क्या होगा, डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हम अपने यहाँ के लोगों की, वहाँ की कला को वैसे ही नहीं स्वीकार कर पाते। हम हर वक्त कमियां ढूंढने में ही लगे रहते हैं, आलोचना करने में ही लगे रहते हैं। पूरा समय हमारा यही इसी में बीत जाता है कि अरे इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है, उसकी खूबियों को तो हम देखते नहीं। और ऐसे संदर्भ में हम किसी विदेशी कला को हम, उसके सौंदर्य शास्त्र को, उसके सिद्धांत को हम स्वीकार करें तो ये तो थोड़ा न पचने वाली जैसी बात है। तो विदेशी कला को स्वीकार करना थोड़ी लोगों को असहजता होती है, लेकिन फिर भी लोगों ने मुखर रूप से उनके इस कला को स्वीकार किया है। इसके साथ हमने आपको एक पहले बात बताई थी, कला जो होती है वह सिद्धांत पहले नहीं आते, पहले कला आती है फिर उसके बाद सिद्धांत होते हैं, और लोगों को कला के अनुरूप सिद्धांत गढ़ने पड़ते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ का सिद्धांत क्या था कि हास्य के साथ करुणा एक साथ देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस फिल्मों में देखने को मिलता है कि इनके जो रचना है, इनकी जो अभिनय इसमें देखने को मिलता है, हास्य के साथ करुणा भी, करुणा के साथ हास्य भी। तो एक नया रस सिद्धांत इन्होंने गढ़ा,
जो हमारे 9 रस और 11 रस देखने को मिलते हैं, वह उस रस से एक कदम आगे बढ़कर हास्य और करुणा का एक साथ सामंजस्य, जो इन्होंने एक नई रस सिद्धांत को जन्म दिया। और इस रस सिद्धांत को स्वीकार कर पाना थोड़ा सा कठिन है लोगों के लिए, इतना आसान नहीं है कि लोग उसको सहजता से स्वीकार करें। लेकिन डे बाय डे लोगों में परिवर्तन हो रहा है, लोग उनके इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। तो विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाना एक अलग प्रश्न खड़ा करता है। एक अलग बात है कि उसको कैसे आसानी से स्वीकार किया जाए, और अंततः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को रेखांकित करता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इनकी जो कला है वो सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, सबके लिए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की कला क्या है? किसी एक वर्ग विशेष के लिए, एक आयु वर्ग विशेष के लिए, जाति वर्ग विशेष के लिए। लेकिन जो चार्ली का जो सौंदर्य शास्त्र है, चार्ली की जो कला है, चार्ली का जो अभिनय, वो क्या है? वो सबके लिए, सार्वजनिक है, सबके लिए। तो यह इन क्राइटेरिया को तोड़ करके, मतलब हमने जो अपने लिए एक फ्रेम तैयार किया, उस फ्रेम को तोड़ करके कि हम क्या है, हमारे वहां करुणा होती, करुणा के साथ हास्य नहीं होता, हमारे साथ हास्य होता तो करुणा नहीं होती, एक बात। और दूसरी बात, हमारे वहां ऑलरेडी इतना संपन्न है, हम दूसरे के अच्छी, भले ही वो अच्छी बात हो क्यों ना, हम क्यों स्वीकार करें? दूसरी महत्वपूर्ण। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो वर्ग विशेष है, वो वर्ग विशेष अपने पे अड़ा हुआ है, अपने आप को कभी भी वो सार्वजनिक होने नहीं देना चाहता। वो कदापि नहीं चाहता कि जो ये बीच की, गरीब अमीर की, अच्छे बुरे की, और धनाढ़ और क्या कहते हैं, धनाढ़ और गरीब की जो खाई है, इस खाई को पाटने का कभी भी वो प्रयास नहीं करना चाहिए। तो चाहते नहीं कभी ये खाई पटे। तो ऐसे लोग इस सिद्धांत को मानने से, इस सिद्धांत को मानने में या पचाने में थोड़ी उनको असहजता महसूस होती है। तो इस प्रकार भारतीय सौंदर्य शास्त्र, भारतीय कला, भारतीय जो फिल्म जगत है, भारतीय जो अभिनय जगत है, इसमें थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। और इनका जो चार्ली का जो अभिनय, इनमें कुछ नए सिद्धांत हैं, सबके लिए एक बराबर, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति हो, हर जाति आयु वर्ग के लिए समान स्तर की बात, करुणा के साथ हास्य का एक साथ सामंजस्य होना, और सबके लिए समभाव से स्वीकार करना। तो ये सारी चीजें जो है, जो विशेषता, जो व्यापकता चार्ली चैपलिन के सौंदर्य शास्त्र या अभिनय में देखने को मिलती है, वो भारतीय परंपरा में देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि जो ख्याति, जो प्रसिद्धि चार्ली को अपने अभिनय में, अपने अभिनय के द्वारा, फिल्म के द्वारा प्राप्त हुई, वह अन्य भारतीय कलाकारों को या जो है हास्य अभिनेताओं को उतनी ख्याति प्राप्त नहीं हुई। यही कारण है कि चार्ली का बार बार पुनर्जीवन होता रहता है, उनके रोल को पुनः रिप्ले किया जाता रहता है, क्योंकि उनके अंदर बड़े ही सौम्यता के साथ, बड़े ही सहजता के साथ हर चीज को स्वीकार किया जाता है। अपनी कमियों पर हंसने की परंपरा है। उन्होंने अपने अभिनय के द्वारा अपने ऊपर हंसने की शक्ति, स्वतः अपने ऊपर हंसते हैं और साथ में लोगों को प्रेरित करते हैं कि अपनी कमियों पर आप अपना हंसना सीखिए। तो ये कला आपको अन्य जगह देखने को नहीं मिलती। तो यही दोनों अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र और चार्ली के जो फिल्म में अभिनय का सौंदर्य शास्त्र, दोनों में क्या अंतर है। तो जो मूलभूत हमने अंतर रेखांकित किया, इसको ध्यान से फिर से पढ़िएगा और फिर से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र और चार्ली का जो सौंदर्य शास्त्र या अभिनय शास्त्र है, अभिनय कला अभिनय का अभिनय, इसमें क्या अंतर है, क्या दोनों अंतर देखने को मिलता है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख करके तैयार करिएगा। नेक्स्ट जो इसके बाद का है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसके आगे जो भी स्टोरी, जो भी लेख है, उस लेख को आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।